हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी में। मैं आपका गुरु, आपका दोस्त रोहित आरव आपका फिर से एक बार एकदम स्वागत के साथ बढ़िया वाला वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आ गया हूँ। बाकी सारे वीडियोस की तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आएगा। ओके बच्चा, देखिए हमने आपको पूरा EEE पढ़ा दिया। फिर पूरा EEE पढ़ाने के बाद थोड़ा रिवीजन भी कराया। रिवीजन आगे भी चलता रहेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हमने क्या किया है कि हम कुछ क्वेश्चन पेपर्स के एनालिसिस लेकर के आने लग गए हैं। क्या आने लग गए? क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस लेकर आने लगे। इसमें क्या है कि आपने जो पढ़ा आप उसको जांच सकते हो कि आपको कितना आता है एग्ज़ाम लेवल के हिसाब से। क्या रहता है कि जिस प्रकार से आपने क्वेश्चन अभी तक पढ़े हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन एज इट इज़ रखे हुए ही पूछ ले कोई। ये बहुत मुश्किल बात है कि जो क्वेश्चन आपने पढ़े हैं वो एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही पूछने को रखे हुए मिल जाए। से एग्ज़ाम का लैंग्वेज और आपने पढ़े हुए या किताबी क्वेश्चंस का लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट रहता है। क्या रहता है कि जब मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको, या कोई भी टीचर जब क्वेश्चन कराता है, तो उनका पर्पज़ रहता है कि वो आपको आसान मतलब इजी समझाएं ताकि आपकी समझ में आसानी से आए। ये हर एक टीचर का हमेशा पर्पज़ रहता है कि वो आपको इजी तरीके से समझाए ताकि आपको समझने में ज़्यादा परेशानी ना पड़े। लेकिन जब आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, ध्यान देते हैं एग्ज़ामिनर कि आपको इजी ना मिले। आपको वो चाहे वो इजी चीज़ हो लेकिन थोड़ी घुमा के पूछेंगे। कभी भी जैसा है एज इट इज़ नहीं पूछेंगे, हमेशा थोड़ा घुमा देंगे चीज़ को। और जब चीज़ को वो घुमा देंगे तो उससे क्या होगा कि आप में से बहुत से लोग भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं वहाँ पे कि ये क्वेश्चन आखिर होगा किस प्रकार से। जबकि वो लोग जो कि वहाँ पर जाकर कंफ्यूज हुए, उनमें से 90% बच्चों को वो क्वेश्चन करना आता होगा, तब भी आप वहाँ पे जाके कंफ्यूज हो गए। तो लॉजिक बात है कि आपके उन सभी कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए ही हम एनालिसिस लेकर के आ रहे हैं। 2018 का एनालिसिस सबसे पहले लेकर आए थे, फिर 2019 का लेके आए, और अब देखा जाए तो 2018 और 2019 में जो क्वेश्चन थे वो इतने ज़्यादा आसान, ज़्यादा भारी नहीं थे, हार्ड नहीं थे, आसान ही थे। लेकिन अगर हम पीछे के कुछ सालों में जाते हैं, जैसे 2017, 2016, 2015, जितना पीछे आप जाते चले जाओगे एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल आपका उतना ही इंक्रीज होता चला जाता है। तो मैं थोड़े क्वेश्चन की हार्डनेस को देखते हुए EEE 2017, ये देखो इधर EEE 2017 के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस लेकर के आए हैं। आप अगर देख पा रहे हो तो आज के एनालिसिस को हमने नाम दिया है स्पेशल एनालिसिस। क्या नाम दिया है आज के एनालिसिस को? स्पेशल एनालिसिस। देखिए, रियल एनालिसिस और स्पेशल एनालिसिस में थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? वो पहली बात तो आपको ये वीडियो देख करके समझ में आ जाएगा कि रियल एनालिसिस में और स्पेशल एनालिसिस में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन तब भी अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद भी ये ना समझ सकें कि रियल एनालिसिस
और स्पेशल एनालिसिस में डिफरेंस क्या है, तो मैं अभी आपको चीज़ें क्लियर करके चलता हूँ। पहली बात चीज़ होती है एनालिसिस करना। एनालिसिस मतलब आप बस केवल उन पर नज़र मार रहे हो और आप ये बता रहे हो कि इस क्वेश्चन में ये करना है, इस क्वेश्चन में वो करना है, बस, और वो एनालिसिस खत्म हो गया। फिर आता है रियल एनालिसिस। मैं और ये सारे के सारे मेरे व्यूज़ हैं, मेरे द्वारा ही बनाए हुए वर्ड हैं। स्पेशल एनालिसिस वरना तो दुनिया में एक ही वर्ड है एनालिसिस। तो रियल एनालिसिस में मेरा मानना है, मैं जो करता हूँ वो बता रहा हूँ बस, बाकी कुछ नहीं। रियल एनालिसिस में हम लोग करते हैं कि पहली बात तो हम ये बताते हैं कि ये क्वेश्चन आसान किस तरीके से करना है। केवल क्वेश्चन सोल्व नहीं करना, उसको आसान करना है, मतलब उसको इफेक्टिव बनाना है, ताकि वो एग्जामिनर जिसको आप, जो आपकी कॉपी को देखने वाले हैं, वो आपकी कॉपी को देख करके इम्प्रेस हो जाए। इसीलिए हम उस आंसर को, मतलब उस क्वेश्चन का रियल एनालिसिस में केवल आंसर नहीं करते, बल्कि उस आंसर को इफेक्टिव बनाते हैं, प्रभावशील बनाते हैं, इम्प्रेसिव बनाते हैं। जितना अच्छा एग्जामिनर पे इम्प्रेशन रहेगा, उतने ही अच्छे आपके मार्क्स रहेंगे। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे, शायद मैंने पहले भी कई बार कही है, कि अगर जितना खुश एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखकर होंगे, फिर से सुन लेना, एग्जामिनर आपकी कॉपी को देख के जितना खुश होंगे, आप अपने रिजल्ट को देखकर भी उतना ही खुश होंगे। एग्जामिनर की आपकी कॉपी को देखकर होने वाली खुशी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपकी रिजल्ट को देखकर होने वाली खुशी। तो आपने कॉपी में जितना अच्छा काम किया, एग्जामिनर को जितनी खुश करने की कोशिश की, समझ लो कि आप जब रिजल्ट देखेंगे तो आपको भी उतनी ही खुशी मिलेगी। ओके बच्चा, तो कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि आप इफेक्टिव आंसर लिख रहे हैं, और आंसर इतना इफेक्टिव हो, और ऐसा कभी मत करना कि इफेक्टिव के चक्कर में आप उसको ओवर राइटिंग कर दो, या उसको लगे एग्जामिनर को कि ये तो ओवर टैलेंटेड बच्चा है भैया, इसका क्या कर सकते हैं। तो ऐसा कभी मत करना, जितनी चीज़ पूछी जाए उतनी ही बताओ। बस इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करना है, इफेक्टिव बनाने के लिए आप हेडिंग्स को अंडरलाइन कर सकते हैं, या आप एक हाइलाइटर का यूज़ कर सकते हैं। हाइलाइटर जैसे ये स्क्रीन पर दिख रहा है, इस कलर का हो सकता है, या आप इस कलर का हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं ऐसे करके। ये जैसे मान लीजिए कि पूरा लिखा, उसके बाद हमने हेडिंग को या हाईलाइट कर दिया, ये कि इतने हार्ड प्रश्न पत्र को एकदम आसान कर दिया है। तो हेडिंग, केवल हेडिंग को हाईलाइट करना है, या आप उन वर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हो जिन वर्ड्स पर आप चाहते हो कि एग्जामिनर की नज़र पहले जाए। जैसे अगर आप पावर वायरिंग का न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो करंट रेटिंग, या फिर आप केबल साइज का जो है वो केबल साइज के 4 mm स्क्वायर का पीवीसी इंसुलेटेड सिंगल कोर एल्यूमिनियम केबल, इसको हाईलाइट कर सकते हैं, या केवल साइज को हाईलाइट कर सकते हैं 4 mm स्क्वायर। ऐसा देखिए, ऐसा करने से आपका टाइम तो बहुत कम खर्च होगा, लेकिन एग्जामिनर का टाइम बहुत बच जाएगा, क्योंकि उनको जो चीज़ चाहिए वो सीधा उनको दिखेगी, और जो उनको सीधा दिखेगा वो सीधे सीधे नंबर छाप के आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, आप चाहे कितना भी होशियार हो पढ़ने में, और आप चाहे कितने भी बुद्धू हो, कोई भी एग्जामिनर कॉपी को पूरी कभी नहीं पढ़ता है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। आपने चाहे कितना भी अच्छा लिखा हो, चाहे आपने कितना भी बेकार लिखा हो, कभी भी आपकी कॉपी आप सोच रहे हो कि आपका आंसर पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़ा जाएगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। दुनिया में कभी भी कोई भी एग्जामिनर किसी भी आंसर को वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ता। जब वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ते तो फिर करते क्या हैं, वो केवल चीज़ें देखते हैं जो उनके काम की हैं। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि केबल साइज वगैरह, करंट रेटिंग वगैरह, मेन स्विच की रेटिंग, ये चीज़ देखते हैं। और आपको मैंने लास्ट दोनों वीडियो में बताया है कि टेबल को बनाने के बाद उसको आप स्केच से भी करेंगे। जितनी लाइन आपने पेन से खींची है, पेंसिल से खींची है, वो आप स्केच से करेंगे। और पेन से ही काम करो, पेंसिल से टेबल बनाने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि पेंसिल का बनाया हुआ मिट जाता है। ओके बच्चा, चलिए तो फिर आज का स्पेशल एनालिसिस या फिर सुपर एनालिसिस, सुपर एनालिसिस नाम दे सकते हैं इसको,
जिसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा हार्ड प्रश्न पत्र को एकदम आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। और ये वीडियो मेरे लिए, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, ये वीडियो मेरे लिए इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें इतनी कम चॉइस थी, पूछो मत। मतलब अभी तक जितने भी क्वेश्चन पेपर मैंने देखे हैं सबसे कम चॉइस है इसमें। पिछली बार तो इसके कंपेयर में दोगुनी चॉइस थी। अभी आप देखोगे ना इस क्वेश्चन पेपर को जब हम एनालिसिस करेंगे अब आगे स्टेप में, आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें चॉइस ही नहीं है यार। चॉइस इतनी कम, मैं आपको बता दूंगा, मैं बता दूंगा इसमें, देखो बिल्कुल चिंता ना करो। इतनी कम चॉइस है इस क्वेश्चन पेपर में कि अगर आपने थोड़ी बहुत भी मिस्टेक, मतलब थोड़ी बहुत भी आपसे गलती रह गई तो समझ लो कि आपके 50-60 नंबर ही आ पाएंगे। इसीलिए इस पेपर को मैं स्पेशल एनालिसिस नाम दे रहा हूँ और ये वीडियो मेरे लिए बहुत खास भी है क्योंकि एग्जाम में कुछ नहीं पता कि कब कैसा पेपर आ जाए आपसे। क्या पता वो ऐसा कोई पेपर बना दें जिसमें इतनी ज़्यादा कम चॉइस रखी जाए कि बात ही नहीं बन पाए। और चॉइस जितनी कम होंगी बच्चा, आपके लिए उतनी ही मुश्किल हो जाएगी, क्या बोलते हैं, चूज कर पाना कि आप कौन सा क्वेश्चन छोड़ें और कौन सा क्वेश्चन करें। क्योंकि ज़्यादातर में तो इसमें चॉइस है ही नहीं यार। काफ़ी पता क्वेश्चन, अभी मैं कह रहा हूँ उसको, ये बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर है। अभी आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको हो सकता है लगे कि क्वेश्चन तो बहुत आसान है, फिर सर ने इसको हार्ड क्यों बोला। मैंने इसको हार्ड बोला है इस बेस पर क्योंकि बच्चे इसमें चॉइस बहुत ही ज़्यादा कम है। एक होती है कम और एक होती है बहुत कम। अभी आप देखा ना, बहुत कम चॉइस है। ओके बच्चा, तो वीडियो स्पेशल एनालिसिस है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे अगर आपको समझना है तो। काटा वीडियो तो भाई आपकी जिम्मेदारी, आप अपना नुकसान करेंगे, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप अपना नुकसान जरूर करेंगे अगर आप वीडियो को काट काट के देखते हैं तो। वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा यार। इतनी ज़्यादा आपके लिए करने के बाद भी आप वीडियो को देख के चले जाते हैं। वीडियो पे 500 व्यूज़ आ गए, लाइक केवल 50 है। अच्छा, मतलब वो 500 लोगों ने जो वीडियो देखा उनको पसंद नहीं आएगा? अगर पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक कर जाओ। पसंद तो आ रहा है वीडियो आपको, आपके काम का तो है यार। अगर वीडियो आपके काम का है तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया करो, ठीक है। और नीचे कमेंट में जरूर बताया करो कि सर ये वाला क्वेश्चन मेरे थोड़ा अनक्लियर रह गया है, या और केवल ये नहीं कि आपको डाउट ही बताने हैं या केवल बुराई ही करनी है। अगर आपको अच्छा लग रहा है कुछ तो आप अच्छा ही भी कर सकते हैं, आपको बुरा लग रहा है तो आप बुराई भी कर सकते हैं। आप पूरी तरीके से फ्री हैं। आज तक शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जब मैंने कोई कमेंट अपने चैनल से रिमूव किया हो, चाहे वो कमेंट कुछ भी हो। मैं कभी भी अपने चैनल से कोई कमेंट रिमूव नहीं करता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर बुराई है मेरे अंदर तो वो सबको दिखे, अच्छाई है तो वो सबको दिखे। तो आपका मन, अब जो अपना ओपिनियन देना चाहें दे जरूर, लेकिन प्लीज़ कमेंट जरूर करें। और आप चैनल पर नए हैं बच्चा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको मिलते रहें। EEE की तो इतनी ज़्यादा वीडियोस हैं कि आप यूं चुटकियों में कोर्स उड़ा दोगे। फाइनली शुरू करते हैं 2017 का क्वेश्चन पेपर। स्वागत, मस्त, मज़ा आएगा। चलिए, सेमेस्टर एग्जामिनेशन यूपी मई बाई जून 2017, गुड। वैद्युत डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन सेकंड, ओके। इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन सेकंड, गुड। कोड नंबर 0025 था इसका उस टाइम, जून में हुए थे। 2017 में एग्जाम जून में हुए थे और 2020 में आके जुलाई में हो रहे हैं। जुलाई में तो बच्चे शायद पहली बार एग्जाम हो रहे हैं आपके 2020 में, और भी बहुत कुछ पहली बार हुआ है। खैर 2020 में तो आप परेशान ना हो। 6 सेमेस्टर का पेपर है। टाइम आपको पता ही कितना होता है, 3 घंटे का टाइम होता है। कितने आवर्स का? 3 आवर्स का टाइम होता है, 3 घंटे का। अच्छा, पता है आपको 2014 से 2014 तक ये पेपर 2.5 घंटे का होता था और 100 नंबर का नहीं, 50 नंबर का होता था। 2015 से ये पेपर 3 घंटे का होना शुरू हुआ था और 100 मार्क्स का हुआ था, ठीक है। तो टाइम 3 घंटे का, 100 मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स 100 मिल सकते हैं आपको, और मिनिमम मार्क्स यानी कि पासिंग मार्क्स आपको 33 लाने जरूरी है। अगर आपके 33 से कम मार्क्स आते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। और मुझे नहीं लगता यार कि इस चैनल का कोई भी स्टूडेंट अब इतना कॉन्फिडेंट ना हो
कि उसके 60 to 70 मार्क्स ना आ सके, बल्कि कम से कम 80% स्टूडेंट तो इतने कॉन्फिडेंट होंगे कि उनके 85 या 80 प्लस मार्क्स आएंगे, और कम से कम 20% इतने कॉन्फिडेंट होंगे उनके 90 प्लस लाने के लिए रेडी हैं वो। तो फेल होने का तो कोई चांस ही नहीं बनता है आपका, ठीक है ना। लेकिन तभी मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम मार्क्स क्या रहते हैं। लेकिन कभी भी उन 33 पर फोकस मत करना, ऑलवेज फोकस ऑन दिस 100 मार्क्स। ओके बच्चा, चलिए नोट करिए, नोट सभी प्रश्न हल करें। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आपको मैं दोनों में बता दूंगा। पहले मैं हिंदी में क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते चलेंगे। ओके बच्चा, और हर क्वेश्चन को, अब मेरी एक दो बात पहले सुन लीजिए पेपर शुरू करने से पहले, वो ये है कि आपको इस पेपर में कैलकुलेटर अलाउ होता है, कैलकुलेटर अलाउ होता है। चूंकि आपको जो है छोटी मोटी कैलकुलेशन ही करनी पड़ती है, जैसे करंट निकालना, या फिर टेबल के सारे प्राइस को ऐड करना, या फिर बायर ऐड करना, या कंड्यूट ऐड करना, या फिर लेबर कॉस्ट निकालना, या फिर मटेरियल कॉस्ट, ये सब, इससे तो कुछ नहीं करना होता ना। इसीलिए आप ज़्यादा महंगा कैलकुलेटर खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके किसी भाई बहन या दोस्त के पास पहले से कैलकुलेटर है तो आप वही ले जाएं। दूसरी चीज़, अगर आपके पास नहीं भी है तो आप कोई भी सस्ता सा कैलकुलेटर ले लें जिसमें आपको केवल कैलकुलेशंस हो सकें, और तो कुछ नहीं। देखिए ऐसा तो कुछ नहीं करना होता हमें कि बहुत बड़े बड़े काम करने होते हैं इससे, कि अंडर रूट निकाल रहे हैं, या फिर स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, या फिर अंडर क्यूब निकालना है, ऐसा कुछ नहीं निकालना। तो करना क्या है हमें कि केवल कोई सस्ता सा कैलकुलेटर ले लेना, 50-60 रुपये का, 100 रुपये का मैक्सिमम। अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर लेते हैं तो आपको 500-600 रुपये से कम का तो वो मिलेगा नहीं। तो आपका मन है, आप साइंटिफिक ले सकते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो मैंने जो रियलिटी थी तो बता दी। साइंटिफिक कैलकुलेटर का कोई इतना खास यूज़ नहीं है, केवल कैलकुलेशंस करनी होती हैं, ओनली कैलकुलेशंस, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, और कुछ नहीं करना होता। तो आप काय को इतना महंगा कैलकुलेटर लो, बाकी आपका मन है, जैसे आप करना चाहो वैसे कर लेना। नेक्स्ट चीज, जिन लोगों को ये भ्रम है कि एग्जाम में टेबल उनको मिल जाएगी, तो मैं बिल्कुल आपका भ्रम क्लियर किए देना चाहता हूँ। EEE के एग्जाम में आपको सिर्फ दो चीज मिलेंगी। एक तो वो कॉपी जिस पे आप लिखने वाले हैं, दूसरा वो शीट यानी कि चार्ट पेपर जिस पे आप डायग्राम बनाने वाले हैं। बाकी तीसरी चीज आपको कुछ भी नहीं मिलेगी, बाकी सारा का सारा आपके माइंड में होना चाहिए। यहाँ पेन, पेंसिल, कंपास, ज्योमेट्री बॉक्स, वो सब आपके पास खुद के पास हो, और क्या बोलते हैं, ये जो मैं बता रहा था अभी कि कैलकुलेटर, वो आपका खुद का हो। अगर आप कैलकुलेटर नहीं लेकर के जाते हैं तो आप खुद उस बात के रिस्पॉन्सिबल हैं, खुद आपको जैसे भी कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी। मेरा मानना है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, आप कैलकुलेटर जरूर लेकर जाना, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं, टाइम बचाता है आपका। टाइम ही कितना सा मिलता है यार, इतना ज़्यादा काम करना होता है इतने से टाइम में, इसलिए आप कैलकुलेटर जरूर लेकर के जाओ। ओके बच्चे, चलिए नेक्स्ट। तो अब एक और कंफ्यूजन, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है कि सर अगर वो ड्राइंग शीट पर डायग्राम ना बना करके कॉपी पर बना दें तो। देखिए दिक्कत तो वैसे कोई नहीं है, अगर आप ड्राइंग शीट पर डायग्राम नहीं बनाना चाहते हैं तो इश्यू तो कोई नहीं है, खैर आप ना बनाओ, आप कॉपी पर बना दो। लेकिन क्या है कि ड्राइंग शीट बिल्कुल एकदम वाइट कलर की होती है, तो वहाँ पर डायग्राम इफेक्टिव लगता है, अच्छा लगता है, ये मतलब है बस। तो बाकी मैं आपको बताता हूँ तरीका कि आपको कौन सा डायग्राम कंपलसरी ड्राइंग शीट पर बनाना है। देखिए अर्थिंग का क्वेश्चन होता है, तो ये तो गारंटी की बात है कि अर्थिंग का क्वेश्चन कम से कम 20 नंबर में जरूर आएगा, हमेशा आता है। तो कोई सी एक अर्थिंग आएगी, या तो पाइप अर्थिंग या प्लेट अर्थिंग। आपको क्या करना है कि पाइप अर्थिंग या प्लेट अर्थिंग का डायग्राम सुंदर सुंदर बड़ा बड़ा वो शीट पे बनाना है। ध्यान से सुन लेना, बिल्कुल ये मेरी गारंटी है, और आप आके मुझे बता देना कि सर अर्थिंग तो आई नहीं है हमें। ऐसा हो ही नहीं सकता यार कि अर्थिंग ना पूछा जाए। पिछले 50 साल का, पिछले 20 साल, 10 साल, जब चाहे तब के पेपर उठा कर देख लो, ऐसा एक पेपर नहीं जिसमें कम से कम 20 नंबर की अर्थिंग ना पूछी गई हो। 20% अर्थिंग के मार्क्स रहते हैं हमेशा। अर्थिंग में केवल दो ही इंपॉर्टेंट हैं, पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग।
दोनों का डायग्राम इंपॉर्टेंट है और आप उन दोनों डायग्राम्स को अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, डायग्राम बनाना हमेशा कहाँ, शीट पर बनाना है। कहाँ बनाना है, शीट पर बनाना है। ओके बच्चा, चलिए शुरू करते हैं। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन से। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई ना कि आपको कहाँ कहाँ क्या क्या बनाना है। आप बिल्कुल छूट है, कॉपी पर भी सारे डायग्राम बना सकते हो, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना, आप शीट को ही प्रायोरिटी दो डायग्राम के लिए, है ना। जैसे कि कोई वायरिंग प्लान है तो आप शीट पे कितना भी बड़ा बना सकते हो, एकदम साफ साफ चिकना बढ़िया एकदम। दूसरी चीज़ बच्चा कि आप डायग्राम तो बना देना पेंसिल से, लेकिन उसके कंपोनेंट्स के जो नाम लिखने हो वो आप पेन से लिखना, ये आप चाहो तो पेंसिल से लिखना, लेकिन पेंसिल बहुत डार्क चले। HB की पेंसिल ले लेना या केवल B की पेंसिल ले लेना, केवल V, वो तो बहुत काली चलती हैं। 2B की पेंसिल तो बहुत काली चलती है, ठीक है नहीं। चलिए, तो अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, ट्रिक के साथ बता रहा हूँ ना आपको, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ये सब चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलने वाली, कोई नहीं बताने वाला है। कभी भी कोई एग्जामिनर या कोई भी टीचर ये सब नहीं बताते, वो केवल बस आपको पढ़ा कर निकल देंगे, काम खत्म। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है एग्जाम में, क्या चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है, वो बता रहा हूँ मैं, कि किस चीज़ से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये थोड़ी ना कि केवल आप आए, पेपर दिया और चले गए, आगे 50-60 नंबर बस खुश, ऐसा नहीं। कम से कम आपके 80 to 90, 90 to 100 मार्क्स आने चाहिए, तभी खुशी होगी असली वाली। आएंगे कैसे, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करते जाना, नंबर अच्छे आएंगे, ये गारंटेड है। अब जरा आप लोग से एक बात और मैं पूछता हूँ, जब पूरी बात चली नहीं तो पहले पूरी खत्म ही नहीं को कर लेते हैं। आप में से कितने लोगों को पता है कि चार्ट पेपर सीधा किधर से होता है और उल्टा किधर से होता है? ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जिस तरफ से वो खुदरा है, रफ सरफेस है, उस तरफ से सीधा है। आप गलत हैं। जिस तरफ से वो चिकना होता है उस तरफ से हमें हमेशा डायग्राम बनाना चाहिए। ध्यान रखो, जिस तरफ से वो चिकना है हमें डायग्राम हमेशा उसी तरफ से बनाना चाहिए। ओके बच्चा, चलिए, आई होप आप ये सारी की सारी ट्रिक्स को फॉलो करेंगे और अच्छे नंबर लेके आएंगे। अब हम कंटिन्यू अपने इस पूरे क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं, और जैसे ये खत्म होगा इसके लास्ट में मैं 2-3 तरीके और बताऊंगा जो इफेक्टिव आपके क्वेश्चन पेपर बना देंगे, साथ में इनके साथ साथ में बताते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, किन्हीं 3 भागों के उत्तर दीजिए। आंसर एनी 3 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। लिखा है 3 गुणा 10, यानी कि 3 क्वेश्चन 10 नंबर का एक, कुल मिला के होगा कितने, 30 नंबर। यानी कि यहाँ पे ABCD पार्ट दिए होंगे, कुछ 5 या 4 पार्ट दिए होंगे। उन 5 या 4 पार्ट में से आपको 3 करने हैं और 30 नंबर आपके डन। 4 दिए होंगे, इसलिए तो बोल रहा हूँ, देखो कितनी कम चॉइस है यार, कितनी कम चॉइस है। 30 नंबर वाले क्वेश्चन में केवल 40 नंबर में से 30 नंबर का करके दिखाना है आपको। मतलब 4 ही क्वेश्चन तो हुए, तो 10-10 के हिसाब से 40 नंबर के बैठे। अगर चॉइस मिलती, जैसे 30 नंबर का एक क्वेश्चन होता, फिर दूसरे क्वेश्चन की चॉइस मिलती, तो कितने का होता, 60 नंबर का हो जाता। 30 नंबर का वो और 30 नंबर का ये। आपके पास पूरी चॉइस रहती है, आप वो वाला कर सकते थे या ये वाला कर सकते थे चॉइस में। लेकिन यहाँ उन्होंने 3 क्वेश्चन करवा लिए और 4 दिए। नाइंसाफ़ी है, बहुत नाइंसाफ़ी है भैया। इसीलिए मैंने बोला है हार्डेस्ट, बहुत खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा कम चॉइस है इसमें, बहुत ज़्यादा कम। पढ़ लेते हैं पहला पार्ट, ए पार्ट 1 का ए, और इसका आंसर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक में जब जाओगे आप क्लिक करोगे तो लिखा है सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1A। आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो इसका आंसर का वीडियो आप जाकर देख सकते हो। ठीक है बच्चा, चलिए। लिखा है आकलन एवं लागत के अनिवार्य तत्वों की विवेचना कीजिए। गुड। घरेलू विद्युत प्रतिस्थापन के लिए श्रमिक लागत किस प्रकार निकाली जाती है? ओके, व्याख्या कीजिए। ओके, डिस्कस द essentials elements of estimation and costing. How will you calculate labor cost for a domestic electrical installation? Explain. यहाँ मैं उन हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स से एक बात और कहना चाहूँगा कि आपको जब भी कभी पढ़ाया गया तो विद्युत प्रतिष्ठापन को इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन ही पढ़ाया गया है, या
लागत को हमेशा कॉस्टिंग ही बोला गया है, आकलन को हमेशा एस्टिमेशन ही बोला गया है। तो दिक्कत ये है कि पेपर जो बनता है वो या तो हिंदी में बनता है या इंग्लिश, मतलब हिंदी में भी बनेगा और इंग्लिश में भी बनेगा, लेकिन आप जो लैंग्वेज पढ़ के आए हो उसमें नहीं बनेगा। तो आप फ़र्क करना सीखना, मतलब आपको सारे के सारे वर्ड्स हिंदी में भी आने चाहिए और इंग्लिश में भी आने चाहिए। मोस्टली वर्ड्स, मैं ये नहीं कह रहा आपको पूरी इंग्लिश आनी चाहिए, या मैं उन इंग्लिश मीडियम वालों से ये नहीं कह रहा कि आपको पूरी हिंदी आनी चाहिए, लेकिन बच्चा आपको इंग्लिश में भी वर्ड आने चाहिए और आपको हिंदी में भी आने चाहिए। और इसीलिए ये बात ज़्यादातर फॉलो होती है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स पर कि आपको ज़रूर इंग्लिश के वर्ड्स आने चाहिए कि किसको क्या कहते हैं हिंदी में, ताकि आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंडेबल हो सके, समझ सकें चीज़ों को। देखिए, मैं जो पढ़ाता हूँ या मैंने अक्सर जो पढ़ाया है वो हिंदी प्लस इंग्लिश पढ़ाया है। मतलब मेरी को देखिए, अगर मैं हिंदी वालों को पढ़ाऊँगा तो इंग्लिश वाले छूट जाएंगे, और अगर मैं केवल इंग्लिश वालों पर ध्यान दूँ तो फिर हिंदी मीडियम की मेजोरिटी को छूट जाएगा। तो मेरा पर्पज़ रहा है आज तक कि ना तो हिंदी मीडियम वाले छूटें ना इंग्लिश मीडियम वाले छूटें। इसीलिए हमने हिंदी और इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश मिलाकर एक नई लैंग्वेज बना डाली जिसका नाम है हिंग्लिश। फिर से सुन लेना, ये मैं बोलता हूँ केवल ऐसी कोई लैंग्वेज है नहीं, केवल मेरा मानना है कि मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज पढ़ाता हूँ और मैं उसको नाम देता हूँ हिंग्लिश। हिंग्लिश, हिंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश बन गया हिंग्लिश। तो आपको ने जो पढ़ाई की है वो इंग्लिश में की है, लेकिन आपको जो है एग्ज़ाम में या तो हिंदी आएगा या इंग्लिश आएगा, लेकिन इंग्लिश में भी आपको मैंने वो सारे वर्ड्स समझाए हैं, हिंदी के इंग्लिश और इंग्लिश के हिंदी सब बताया है। बाकी मैं आपको अब एग्ज़ाम के एनालिसिस के साथ साथ बता के चल रहा हूँ। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि मैं वर्ड्स की हिंदी ना बताता हूँ या उन हिंदी के वर्ड्स की इंग्लिश ना बताता हूँ। देखिए, मुझे तो हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, और जो जिसमें हम पढ़ा रहे हैं इंग्लिश वो तो पक्की पक्की आती है। तो आपको मेरे से तो डाउट करने की जरूरत नहीं, आप जो चाहें वो मेरे से पूछ लीजिए। आप मेरे से कहो तो मैं पूरे क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस इंग्लिश में कर दूंगा, लेकिन इंग्लिश में अगर मैं करूंगा भी तो हिंदी वालों को क्या होगा, फिर उनको तो आधी से ज़्यादा बातें यूँ निकल जाएंगी यहाँ से फुर, है कि नहीं। तो आपको इंग्लिश हिंदी के वर्ड सीखने पड़ेंगे बच्चा, वरना आप एग्जाम में दिक्कत में अटक जाएंगे कि इसमें करना क्या है। आप अटक जाएंगे तो मैं नहीं ज़्यादा कर अटकें, इतनी छोटी सी बात। इसीलिए तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में कि हमें एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के एलिमेंट्स के बारे में बताना है। उसके बाद हमें ये बताना है कि लेबर कॉस्ट किसी वायरिंग के लिए हम किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं, ये एक्सप्लेन करना है। पहली चीज़ आती है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। पूरा वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको मिल जाएगा, लेकिन तब भी मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सप्लेन करता हूँ आपको मैं। एस्टिमेशन किसी भी प्रोजेक्ट को करने से पहले उसमें लगने वाले मटेरियल्स की एक लिस्ट तैयार कर लेना एस्टिमेशन कहलाता है। कॉस्टिंग, यदि हम उस प्रोजेक्ट में लगने वाले मटेरियल्स की कॉस्ट के साथ, प्राइस के साथ लिस्ट बना लें और यह पता लगा लें कि इस प्रोजेक्ट को करने में कितना पैसा खर्च होगा, वह उसकी कॉस्टिंग कहलाता है। इसेंशियल्स एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो क्या है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के इसेंशियल्स एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के इसेंशियल्स एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखिए, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के इसेंशियल्स एलिमेंट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या रहता है, सबसे पहले आता है नॉलेज ऑफ परचेज सिस्टम। मतलब आपको पता होना चाहिए कि परचेज सिस्टम का नॉलेज क्या है। नॉलेज ऑफ परचेज सिस्टम। परचेज सिस्टम क्या है? परचेज सिस्टम वो है जिसमें आप किसी भी मटेरियल्स या चीज़ों को खरीद के लाएंगे। तो पहली चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है क्या? नॉलेज ऑफ परचेज सिस्टम। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है इसमें, सुन लीजिए आप। दूसरी चीज़ आपको इसमें याद रखनी है मार्केट सर्वे। मार्केट, पहले नॉलेज ऑफ परचेज सिस्टम, उसमें हम जो मटेरियल्स खरीद के लाएंगे उनका नॉलेज, का इंस्टॉलेशन मटेरियल्स किस प्रकार मिलता है,
बायर का पता होना चाहिए कि बायर किस रेट से है, ऐसा ना हो कि बायर में ना आपको बेवकूफ़ बना दे। और हर चीज़ का पता होना चाहिए, इंस्टॉलेशन मेथड्स का पता होना चाहिए। उसके बाद मार्केट सर्वे, इस काम को करने के लिए मार्केट सर्वे करते हैं ताकि हम मार्केट के हर इंफॉर्मेशन से, हर डिटेल से वाकिफ हो। तीसरा रहता है कॉलिंग ऑफ रेट्स। कॉलिंग ऑफ रेट्स रहता है। कॉलिंग ऑफ रेट्स में हम कंपनी से उनके प्राइस लिस्ट की डिमांड करते हैं, जैसे कोटेशन के थ्रू या टेंडर लेटर, टेंडर के थ्रू या प्राइस लिस्ट के थ्रू। इन सब चीज़ों के थ्रू हम कॉलिंग ऑफ रेट्स करते हैं, यानी कि उनसे उनके मटेरियल्स की प्राइस लिस्ट की डिमांड की जाती है। ओके बच्चा, अगला क्या रहता है, आगे इससे आगे वाला, इससे आगे में रहता है आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट। बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। इसको हिंदी में बोला जाता है तुलनात्मक विवरण। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में क्या है कि अलग अलग जगह से आए हुए कोटेशंस या टेंडर्स को आपस में कंपेयर किया जाता है और यह डिसाइड किया जाता है कि किस कंपनी से हम कौन सा मटेरियल खरीदें। ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट है। जब कंपैरेटिव स्टेटमेंट में ये डिसाइड कर लिया जाता है कि हम किस कंपनी से कौन सा मटेरियल खरीदें, तो सबसे लास्ट स्टेप आता है परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर वाले स्टेप में हम चीजों को परचेज करने का ऑर्डर दे देते हैं। ओके बच्चा, समझ में आ गया क्या होता है। अब बात आती है लेबर कॉस्ट। देखिए लेबर कॉस्ट तो आपको बताया 15 से 25% रहती है हर जगह, लेकिन इंटरनल वायरिंग में फिक्स 15%, पावर वायरिंग में 20%, ओवरहेड लाइंस में 15%, किसका, मटेरियल कॉस्ट का। अंडरग्राउंड लाइंस में ज्यादा मेहनत लगती है इसलिए 60%, सर्विस कनेक्शन में आपकी 20% और सब स्टेशन में 25%, किसका, मटेरियल कॉस्ट का। समझ में आ गया। बस पहला क्वेश्चन 10 नंबर तैयार। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर बी आपको कितनी बार बताया, अर्थिंग बहुत जरूरी, बहुत 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 ज्यादा जरूरी। लिखा है कि ऊपर देखो उधर, विद्युत प्रतिस्थापन में भू संपर्कन की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। अर्थिंग बहुत ज्यादा जरूरी है यार, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अर्थिंग तो इतना कंपलसरी समझ लो आप कि कम से कम 20 नंबर का जरूर पूछा जाएगा, कंपलसरी, हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। क्या लिखा है, विद्युत प्रतिस्थापन में भू संपर्कन की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। ओके गुड। संचरण लाइनों में भू संपर्कन की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। ओके, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं इसको एक बार जरा। एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ अर्थिंग इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस। ओके गुड। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थिंग इन ट्रांसमिशन लाइन्स। क्या करना है इसमें, अर्थिंग की जरूरत यानी कि आवश्यकता क्या है उस बारे में लिखना है, और ट्रांसमिशन लाइंस में अर्थिंग का यूज क्या होता है इस बारे में लिखना है। अर्थिंग की आवश्यकता चैप्टर नंबर 2 नीड ऑफ अर्थिंग में मैं आपको समझा चुका हूं। दूसरी चीज, अर्थिंग वाले वीडियो में आपको पूरा डिस्क्राइब कर चुका हूं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है 1B के नाम से। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1B नीचे डिस्क्रिप्शन, थोड़ा बहुत यहाँ बताया। अर्थिंग की जरूरत, पहले अर्थिंग बताता हूँ क्या होती है। अर्थिंग है किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन के नॉन करंट कैरिंग मेटेलिक पार्ट को किसी वायर या स्ट्रिप के थ्रू ग्राउंड से कनेक्ट कर देना, अर्थिंग कहलाता है। समझ में आ गई बात। अब आगे, अर्थिंग की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि अगर किसी मशीन में ओवर करंट फ्लो हो तो उस पर काम कर रहे ऑपरेटर को इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे और वह सेफली वर्क कर सके, और हम उस ओवर करंट को डिटेक्ट करके, फॉल्ट को डिटेक्ट करके जल्दी से जल्दी उसका समाधान कर। ये अर्थिंग की आवश्यकता है, और सिस्टम प्रॉपर रहे, एफिशिएंसी बढ़ी रहे, ये सब अर्थिंग की आवश्यकता है। फॉल्ट होने से बच जाए,
वरना ज्यादा ओवर करंट फॉल्ट हो सकता है। वो सब चीजों से सेफ्टी करना ही अर्थिंग की नेसेसिटी है। नेक्स्ट आगे कि ट्रांसमिशन लाइंस में अर्थिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। ट्रांसमिशन लाइंस में अर्थिंग का इंपॉर्टेंस स्पेशली पूछा है तो वो जरूरी ही होगा। वैसे आपने टीडीपी में पढ़ा है लेकिन तब भी मैं आपको बताता हूँ। ट्रांसमिशन लाइंस में टावर के सबसे ऊपर वाला तार अर्थिंग वायर रहता है। उसमें वहां उसका यूज क्या है सुन लीजिए। अगर इन केस कभी उस लाइन का कोई फेज वायर टूट के नीचे गिर गया तो उससे नीचे गिरने से उसमें जो है पोल में करंट फ्लो होने लगेगा। जब पोल में करंट फ्लो होने लगेगा तो उस ऊपर वाले अर्थिंग वायर में करंट फ्लो होने लगेगा। और जहां सब स्टेशन लगा होगा वहां पे ट्रांसमिशन लाइंस में रिलेज रहती हैं ऑपरेटिंग कंडीशन में। रिले तो वो उस अर्थिंग वायर में फ्लो हो रहे ओवर करंट को तुरंत सेंस कर लेंगी और तुरंत सर्किट ब्रेकर अपना काम करके सर्किट को ब्रेक कर देगा और उस ट्रांसमिशन लाइन की सप्लाई बंद कर दी जाएगी तुरंत। फिर क्या होगा, फिर ये पता लगाया जाएगा कि यहाँ से कितनी दूर पे फॉल्ट हुआ है। वहां एक टीम भेजी जाएगी, उस तार को जो टूटा था या जो भी कुछ हुआ था उसको ठीक किया जाएगा, फिर बाद में लाइन चालू की। समझ गए। ट्रांसमिशन लाइन में अर्थिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको मैंने समझा दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। बच्चे वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार अभी लाइक ठोको। मजा आ रहा है ना वीडियो में तो लाइक ठोको। फिर काहे की दिक्कत ले रहे हो आप। क्या है कि वीडियो में पूरा मजा भी ले रहे हो और आप लाइक भी नहीं ठोक रहे हो, तो ये तो वही गलत बात है। ठीक है भैया। और कमेंट करके जरूर बताओ, तुरंत कमेंट कर दिया करो। पता है आप लोगों में से बहुत से लोगों को लगता है कि कमेंट करने के लिए चैनल बनाना जरूरी है। हाँ तो है, आप बना लो भाई। कमेंट करना जरूरी है। अब जब लाइव क्लास होगी तब आप क्या करोगे। लाइव क्लास में तो आप अपने डाउट कैसे पूछा करो लाइव क्लास में। लाइव क्लास में डाउट पूछने का केवल एक ही तरीका है, कमेंट करना, लाइव चैट करना। तो फिर आगे घरेलू वायरिंग प्रतिस्थापन में सर्किट्स की संख्या ज्ञात करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। सी है 10 नंबर खत्म हो गए उसके। अब सी आगे एक्सप्लेन हाउ द नंबर ऑफ सर्किट्स डिटरमाइंड फॉर वायरिंग ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। वाओ, इतना आसान क्वेश्चन इतना ज्यादा आसान क्वेश्चन और वो भी 10 नंबर में। ऐसी तो उम्मीद नहीं थी खैर मुझे, लेकिन तब भी आ गया है तो आ ही गया है। ठीक है नहीं, सोच के देखो आप कि कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये 10 नंबर में। इधर देखो क्या लिखा है, ऊपर देखो आप, ऊपर ऊपर देखो क्या लिखा है कि घरेलू वायरिंग प्रतिस्थापन में सर्किट्स की संख्या ज्ञात करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन हाउ द नंबर ऑफ सर्किट्स आर डिटरमाइंड फॉर वायरिंग रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स। वाओ, कितने लोगों को नहीं पता कि सर्किट्स कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि शायद कोई एक भी ऐसा हो जिसको ये ना पता हो कि सर्किट्स कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं। सर्किट डिटर्मिनेशन बहुत ही आसान। इंटरनल वायरिंग की बात, रेसिडेंशियल बिल्डिंग का मतलब इंटरनल वायरिंग की बात हो रही है। सर्किट डिटरमाइन करने के लिए ऑलवेज ध्यान रखें मैक्सिमम पॉइंट एक सर्किट में 10 हो सकते हैं। लाइट फैन एंड सॉकेट 10 पॉइंट हो सकते हैं कुल मिलाकर के एक सर्किट में। और एक लाइट फैन सर्किट का लोड ओवरऑल 800 वाट से ज्यादा नहीं हो सकता। फिर से सुन लीजिए आप, एक लाइट फैन सर्किट में आपके 10 पॉइंट मैक्सिमम हो सकते हैं और एक लाइट फैन सर्किट का लोड 800 वाट से ज्यादा नहीं हो सकता। इस बात को अच्छे से अपने माइंड में यहाँ यहाँ घूंस लो, दिमाग में अच्छे से घूंस लो। कितनी बार बतानी पड़ेगी ये बात। मान लीजिए कि किसी सर्किट में 7 पॉइंट हैं लेकिन लोड हमारे पास नहीं, मान लीजिए किसी सर्किट में हमारे पास 9 पॉइंट है लेकिन लोड हमारे पास 900 वाट है। 9 पॉइंट लोड 900 वाट। जब पॉइंट के तरीके से देखा जाए तो 10 पॉइंट से नीचे नीचे एक सर्किट बनता है। तब तो पॉइंट के हिसाब से तो एक सर्किट बनना चाहिए, लेकिन अगर लोड के नजरिए से देखा जाए तो 800 वाट तक एक सर्किट रहता है, तो लोड के हिसाब से सर्किट बननी चाहिए। तो ध्यान रखो यहाँ पे आप एक लोग या दो लोग, हमेशा आप जिस हिसाब से ज्यादा सर्किट बने ज्यादा को ही कंसीडर करोगे। मतलब दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई होना चाहिए कंपलसरी।
जिस कंडीशन से ज्यादा सर्किट बनेंगे आप उसी कंडीशन को फॉलो अप करें। ओके बच्चा, आई होप आपको समझ में आया हो। एक सर्किट के 10 पॉइंट मैक्सिमम और लोड 800 वाट। अगर लोड ज्यादा हो गया तब भी सर्किट चेंज कर देंगे, और पॉइंट ज्यादा हो गए तब भी सर्किट चेंज कर देंगे। ओके बच्चा, पावर सर्किट में एक सर्किट में मैक्सिमम 2 पॉइंट रह सकते हैं, और लोड 3000 वाट तक हो सकता है। अगर लोड 3000 वाट से ज्यादा हो गए तब भी चेंज कर देंगे, और अगर पावर सॉकेट 2 से ज्यादा हो गए तब भी चेंज कर देंगे। पावर वायरिंग में प्रत्येक मोटर का अलग सर्किट जाता है। सारा बता दिया, 10 नंबर पूरे हो गए। आपको करना केवल यह है कि पेज के इस तरफ और पेज के इस तरफ, यानी कि इस पेज के दोनों तरफ, यहाँ और यहाँ, आपको लिख देना है अच्छा अच्छा, सुंदर सुंदर, पॉइंट बाई पॉइंट बनाकर लिखना, या एरो बनाकर लिखना, एरो बना, अच्छा लगता है, इफेक्टिव आता है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट देखिए नीचे। अब अच्छा, 3 क्वेश्चन करने थे, 3 तो खत्म हो गए, लेकिन मैं तो चारों कराऊंगा, इसलिए मैं चारों करा रहा हूँ। चौथा देखिए, काफी ज्यादा लोग इस, अब तो खैर इसके बारे में जानेंगे होंगे, गाय के उद्देश्य क्या है, GUY, गाय के उद्देश्य क्या है। LT लाइन पोल पर लगने वाले स्टील वायर गाय का चित्र बनाइए तथा प्रत्येक भाग को नामांकित कीजिए। स्टेट द फंक्शन ऑफ गाय, sketch a steel wire guy for LT line pole, level its each part. ओके ओके, तो कितने लोग जानते हैं कि गाय, GUY गाय क्या है? आप में से 90% लोग इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे अगर आपको गाय का मतलब नहीं पता, लेकिन जैसे ही मैं आपको गाय का मतलब बता दूंगा, वही 90% लोग इस क्वेश्चन को पहले चूज करेंगे। गाय का मतलब रहता है स्टे अरेंजमेंट। फिर से सुन लेना, गाय का मतलब रहता है स्टे अरेंजमेंट। पोल को स्टे अरेंजमेंट देना ही गाय कहलाता है। इलेक्ट्रिकल टर्म, इलेक्ट्रिकल वर्ड है गाय, GUY। पोल को स्टे अरेंजमेंट देना ही गाय कहलाता है। अब बताओ, अब तो कुछ नहीं करना, अब तो आप सब कर दोगे इस क्वेश्चन को। ओवरहेड लाइंस में डिटेल में समझा रखा है, आप जाके इसको देख सकते हैं। वो जो ऐसा पोल खड़ा रहता है, उसके ऐसे तार लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं इंसुलेटर, फिर ऐसे तार के लिए ग्राउंड में पूछ देते हैं। वो पूरा आपको इसका डायग्राम बनाना है, और आप इजीली इसको समझ पाएंगे, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जिसको मैंने ये सब चीजें डिटेल में ना समझाया। ओवरहेड लाइंस के इंट्रोडक्शन पार्ट ए में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। देखा, 4 क्वेश्चन है केवल, 4 में से 3 करने, कितनी कम चॉइस है, कितनी कम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, किन्हीं 2 भागों के उत्तर दीजिए, आंसर एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब इसमें देखो, दो, इसमें 3 क्वेश्चन होंगे और 2 करने, कितनी कम चॉइस। चॉइस तो इतनी कम है यार इसमें कि आप डर जाओगे, आप समझ ही नहीं पाओगे क्या करूं, बहुत ज्यादा कम चॉइस है। तो क्वेश्चन 20 नंबर 40 नंबर हो। पहला करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, आपको पढ़कर आप पढ़ लेना प्लीज, इसको पढ़ ले, वहां पे इसको पढ़ लीजिए, उस क्वेश्चन को ऊपर क्या लिखा है कि एक 11 kV 3 फेज भूमिगत केबल का लेआउट प्लान खींचिए। ठीक है, इसमें लगने वाले प्रति किलोमीटर सामानों तथा श्रमिक लागत का आकलन कीजिए। ठीक है, ड्रॉ द लेआउट प्लान फॉर a 11 kV 3 phase underground cable. Okay, estimate the material required and labor cost per kilometer. क्वेश्चन पढ़ लिया, समझाएं, आपकी परमिशन है तो चलिए देखो, अंडरग्राउंड लाइन आपको पढ़ा दी पूरी डिटेल में। इस क्वेश्चन में बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजन है, और जो कि आपको इस क्वेश्चन को छोड़ने पे मजबूर कर देगा जब तक कि आप ये वीडियो नहीं देखते। बहुत छोटा सा कंफ्यूजन, बहुत छोटा सा। क्या है इसमें कि एक 11 kV की अंडरग्राउंड लाइन लगानी है, डिस्टेंस दे दी, डिस्टेंस कितनी दे दी, डिस्टेंस दे दी हमें 1 किलोमीटर, डिस्टेंस हमें दे दी कितनी, 1 किलोमीटर। लेकिन अंडरग्राउंड लाइन लगाने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक
तो पावर की और एक डिस्टेंस की। अगर पावर मिल जाती तो हम पावर के बेस पर वोल्टेज तो ऑलरेडी दे दिया, हम उस पावर के बेस पर करंट कैलकुलेट कर लेते, फिर उस करंट के बेस पर हम अपना केबल साइज पता कर लेते और बस काम हो जाता। तो हमें केवल यहाँ एक ही चीज की नीड है, और वो क्या है, वो है पावर। डिस्टेंस तो 1 किलोमीटर हो गया, पावर आप खुद से मान लेना, जैसे कि 1 MVA, 2 MVA, 3 MVA, 4 MVA, MVA में मानना है इस पावर। कहीं में मानना, पावर को आप मानेंगे MVA में। जो करंट आएगा उस करंट के हिसाब से आप अंडरग्राउंड टेबल वाली में केबल चेक करेंगे। केबल निकालने के बाद आप केबल लेंथ निकालेंगे, जो प्रोसेस मैंने आपको समझा रखा है। ऐसे लूप बनाओ, फिर 1.5 मीटर का ट्रंच, फिर सीधा, फिर ऊपर, फिर लूप बनाओ, ये पूरा प्रोसेस करेंगे। और आप करके इसको मुझे सेंड करेंगे। अंडरग्राउंड लाइंस के एक न्यूमेरिकल का वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसमें आप पावर अपनी मर्जी से सब बच्चे अलग अलग मान सकते हैं, 1 MVA, 2 MVA या 3 MVA, उससे ज्यादा मत मानना। 1, 2, 3 MVA तक पावर मान के आप मुझे इसका आंसर सोल्यूशन सेंड कीजिए। इसमें कोई ट्रांसफॉर्मर नहीं लगाना का, जब सोचो तो आप कितने भी पावर मान सकते हैं, ठीक है ना। ओके बच्चा, समझ में आई कैसा हुआ। 20 नंबर ऐसे ही मिल गए, लेकिन तब तक नहीं मिल पाए थे जब तक आपको ये बात पता नहीं। जैसे आपको पता लग गया वैसे आपको ये 20 नंबर भी मिल गए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है दूसरे के एक के नाम से, वो इस क्वेश्चन को करने में हेल्प करेगा। बाकी आपको पता ही है कि अंडरग्राउंड लाइंस में क्वेश्चन करने के लिए केवल पावर और वोल्टेज रिक्वायर्ड है। वोल्टेज है, पावर ले लेंगे हम 1 MVA, 2 MVA, 3 MVA कुछ भी मान लेना, और 1 किलोमीटर तक लेंथ, फिर करंट निकालो, फिर केबल साइज निकालो, फिर केबल लेंथ निकालो, और फिर ठीक है। नेक्स्ट, एक वर्कशॉप बी, दूसरे का बी, एक वर्कशॉप जिसका कुल लोड 50 kVA है, अरे वाह, इसे 400 वोल्ट 3 फेज 50 मीटर दूर ओवरहेड लाइन से संयोजित करना है। सर्विस कनेक्शन का न्यूमेरिकल आ गया भैया 20 नंबर में। ओके, सप्लाई देने के लिए चित्र बनाइए और इसमें लगने वाले सामानों की मात्रा का व्यय एवं आकलन। इंग्लिश, a workshop with a load of with a total load of 50 kVA is to given connection from 400 volt 3 phase overhead line at a distance of 50 meter. Make a sketch showing the arrangement of supply, estimate the quantity and cost of material. खुश हो गया इंग्लिश में भी। अब इसका मतलब जान लीजिए। एक वर्कशॉप है, 50 kVA उसकी पावर दे दी। आपको मैंने बताया था कि सर्विस कनेक्शन में यदि 25 किलोवाट से ऊपर की पावर जाएगी तो आपको अंडरग्राउंड केबल टाइप सर्विस कनेक्शन से ही सर्विस कनेक्शन करना है, ऐसा आपको डिटेल में बता रखा है। सुन लिया। यानी कि अगर पावर 50 kVA से ऊपर जाती है, वो सॉरी 25 किलोवाट से ऊपर जाती है, तो आपके पास केवल एक चॉइस अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन से ही आप सर्विस कनेक्शन करें, अंडरग्राउंड केबल से। गुड। यहाँ 50 kVA है, 25 किलोवाट से तो ऊपर है। पहली चीज आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ कि आपको जो सर्विस कनेक्शन करना है वो अंडरग्राउंड केबल टाइप करना है। पहले उस पोल पे केबल लगाएंगे, नीचे लाएंगे, फिर जमीन में गड्ढा करेंगे, फिर 50 मीटर के डिस्टेंस के साथ लाएंगे वर्कशॉप तक, फिर निकालेंगे, फिर 1.5 मीटर ऊपर को जाएंगे, एनर्जी मीटर में सप्लाई देंगे और छोड़ देंगे। ठीक है भाई, इतना काम आपको करना है और बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन, आप इसको कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आसान। चित्र बनाने का मतलब वो केबल वाला चित्र बनाना है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। 100 किलोवाट का एक सर्विस कनेक्शन नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप उसकी हेल्प से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। जब ये क्वेश्चन हो जाए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ओके बच्चा, नेक्स्ट। दो तो हो गए 20-20 नंबर के। सी वाला देखेंगे।
फिर आपको मैं ये बताऊंगा कि उन तीनों में से मैं कौन कौन से करता अगर मैं एग्जाम दे रहा हूँ तो। लिखा है कि एक 3 फेज केवीए, अरे ये तो गलत है, इसको इंग्लिश वाला पढ़ते हैं, एक मिनट जरा। ड्रॉ, हाँ देखो, इंग्लिश वाले में लिखा है 100 केवी और हिंदी वाले में केवीए लिखा ही नहीं, यानी कि हिंदी वाले में 100 लिखा ही नहीं, केवल केवीए लिख दिया। तो कभी कभी अक्सर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं बच्चा, तो आप हमेशा इंग्लिश वाले को ही प्रेफर करना, अगर गलती लगे आपको क्वेश्चन में तो, या आपको गलती लगे तो अपने सर को बुला लेना कि सर में गलती लग रही है, वो क्लियर कर देंगे। देखो हिंदी में गलत लिखा है क्वेश्चन कि एक 3 फेज केवीए लिखा है, जबकि इंग्लिश में 100 केवीए लिखा है, तो वो क्या है 100 केवीए। तो एक मैं कह रहा केवीए क्या मतलब है यहाँ पे फिर कुछ ना कुछ तो लिखा होना चाहिए। एक 3 फेज केवीए 11 केवी अपॉन 400 वोल्ट, ठीक है, पोल प्रारूपी विद्युत उपकेंद्र का एक रेखीय आरेख खींचिए, इसके मुख्य उपकरणों को नामांकित कीजिए तथा सामानों की सूची दीजिए। ओके भैया, इंग्लिश, ड्रॉ अ सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ 3 फेज 100 केवीए 11 अपॉन 0.4 वोल्ट या 4 केवी 400 वोल्ट पोल माउंटेड सबस्टेशन, लेवल इट्स मेन कंपोनेंट्स, गिव द लिस्ट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड। लो, मतलब क्या, केवल एक पोल माउंटेड सब स्टेशन लगाना है जो कि 100 केवीए का है। एक पोल माउंटेड सब स्टेशन लगाना है 100 केवीए का, उसके लिए 2 पोल लगाओ, क्रॉस आर्म लगाओ, डिस्क इंसुलेटर, पेन इंसुलेटर, फिर एक क्रॉस आर्म और लगाओ, फ्यूज सेट, फिर उसके लगाओ ट्रांसफार्मर रख दो, फ्यूज सेट लगाओ, आइसोलेटर लगाओ, और क्या बोलते हैं सर्किट ब्रेकर लगाओ, फिर एलटी फ्यूज सेट, एलटी सर्किट ब्रेकर। क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा रखा है, 120 केवीए का करा रखा है मैंने, आप 100 केवीए का उसकी हेल्प से पूरा पूरा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं यार। अगर नहीं हुआ तो मैं ये 100 का भी करा दूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ देखो और अपने 20 नंबर पक्के। अब मेरी चॉइस सुनो, एक ये क्वेश्चन, दो ये वाले क्वेश्चन। अगर मेरे से कोई कहे कौन कौन से करने, तो मैं बी और सी करूंगा, क्योंकि बी और सी ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू ए। मतलब आसान तो ए भी है, लेकिन उसमें हमें पावर नहीं थी ना, मान लीजिए हमने 1 MVA पावर मान ली थी, क्या पता किसी ने 2 MVA लगाया तो हो जाएगा सबका, इसलिए मैं बी और सी करूंगा, एकदम परफेक्ट, एकदम से 40 नंबर कंफर्म। अब ये एक क्वेश्चन आया था जो कि देखो कितनी कम चॉइस थी वहां पे, और लोग और भी कम रही, सही कसर यहाँ निकल गई। केवल एक क्वेश्चन आया था 30 नंबर का, और करना जरूरी था। इधर देखो 30 नंबर का एक क्वेश्चन था, इसकी कोई चॉइस ही ना थी एक तो पहले से इतनी कम चॉइस, ऊपर से भी ये 30 नंबर का क्वेश्चन आ गया, इसमें तो कोई चॉइस ही ना थी, केवल एक क्वेश्चन इकलौता, करोगे तो ठीक, छोड़ोगे तो 30 नंबर के। और ज्यादातर बार इंटरनल वायरिंग के क्वेश्चन में चॉइस बहुत कम मिलती है, ध्यान रखिएगा। पढ़े क्वेश्चन, 30 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन है। एक संस्था के परीक्षा हॉल 15x8 मीटर गुणा 4.5 मीटर में ट्यूबलाइट्स और पंखे लगाने के लिए लेआउट डिजाइन कीजिए। लेआउट मतलब वायरिंग प्लान से होते हैं। संस्थापना का प्लान बनाइए, ओके, इसमें लगने वाले सामानों का आकलन कीजिए। गुड, इंग्लिश पढ़ने एक बार, ओके, पढ़ लेते हैं। देखिए नीचे क्या लिखा है कि the examination hall of institution 15 meter by 8 meter by 4.5 meter is to be installed with tube light and fans. Design the layout and draw the installation plan. Estimation the quantity. Estimate the quantity of material required. आसान लग रहा है, आसान है भाई अगर आसान लग रहा है तो हाँ आसान है। 30 नंबर में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, आपका बेड़ा पार। ऐसे ऐसे पूरे 2 क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं, एक ड्राइंग हॉल वाला और एक वो जो पावर वायरिंग के साथ कराया था। दोनों में से जो मर्जी कर आप वो प्रेफर कर लो, दोनों सेम तरीके से हैं। 15x8/4.5, 15 मीटर लंबाई, 8 मीटर चौड़ाई, 4.5 मीटर ऊंचाई की छत, मस्त, गजब एकदम। ऐसा पढ़ाया है कि आप सच में खुश हो जाएंगे यार। एक बार आप देख तो लें वो वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिंदास। लिखा है ना डिजाइन द लेआउट, मतलब आपको उसका नक्शा बनाना है कि ऐसा कमरा है। फिर लिखा है ड्रॉ द इंस्टॉलेशन प्लान, फिर आपको वायरिंग करते हुए बनाना है वायरिंग प्लान, फिर आपको सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है, फिर आपको लिस्ट ऑफ मटेरियल बनाना है, बस कोस्टिंग भी नहीं करनी। क्या लिखा, एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल लिस्ट।
केवल मटेरियल लिस्ट बनाकर छोड़ देना 30 नंबर में। क्वेश्चन तो बहुत आसान, लेकिन चॉइस नहीं थी, इसलिए मैंने इसको टफ कहा है पेपर। इस पूरे पेपर में क्वेश्चन को इतने ज्यादा खास मुश्किल नहीं थे, कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, लेकिन क्या है कि इस पूरे पेपर में चॉइस बहुत कम थी, इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि मुश्किल है। मतलब हार्ड मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि इसमें चॉइस तो बहुत ही ज्यादा कम है, मतलब इतनी कम चॉइस कि आप सोचें क्या होगा अगर इतनी कम चॉइस आ गई तो। वैसा वैसा नहीं होता, हमेशा चॉइस बहुत ज्यादा दी जाती है, लेकिन तब भी हमेशा हर खतरे के लिए तैयार रहो। आप ये सोचो कि ऐसा क्वेश्चन पेपर भी आ सकता है। ओके बच्चा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब जरा ये दो चार बातें सुन लीजिए। कैसा था एनालिसिस? पसंद आया हो तो लाइक करके जाना। जल्दी ही मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाकर लेकर आऊंगा, एंड आई होप आपको वो भी बहुत पसंद आएगा। बने रहिए अच्छे मार्क्स के साथ, बने रहिए चैनल के साथ, अच्छे मार्क्स की गारंटी मेरी। बच्चा, मैंने खुद से अपने दो मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाए हैं जो कि 2020 में एक्सपेक्टेड है। आप यकीन मानिए, उनमें मैंने चुनिंदा क्वेश्चन रखे हैं छांट छांट के। उनका मैं सॉल्यूशन आपको नहीं कराऊंगा, लेकिन एनालिसिस करा दूंगा। अब आप सोचो सॉल्यूशन क्यों नहीं कराएंगे सर? सॉल्यूशन कराएंगे बाद में, पहले आपके लिए वो मेरी तरफ से क्वेश्चन है, पेपर है, आप उन सारे पेपर्स को अच्छे से तैयार कर लेना। जल्दी ही 1-2 दिन बाद में उनके एनालिसिस ले आऊंगा, बहुत जल्दी, ठीक है नहीं? ओके बच्चा, तो 2017 के इतनी कम चॉइस वाले क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर बच्चे अच्छा लगा है तो यार वीडियो को लाइक करे बगैर मत जाना, बस एक कि कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा था, अच्छा या बुरा, आप पर इसका क्या प्रभाव हुआ है, अच्छा लगा है तो, बुरा लगा है तो, कोई चीज अगर मैंने छोड़ी हो तो वो बता देना, ताकि नेक्स्ट एनालिसिस में उसको भी कंसिडर कर। आप अपने सजेशन बिल्कुल बिंदास दे सकते हैं। आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है polytechnicstudy2019@gmail.com। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8958617732, ताकि आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकें, इसलिए व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना पड़े। ओके बच्चों, चलिए फिर, कोई भी आपको आगे वाले ऐसा कोई चीज हो जो आपको लगता हो कि एग्जाम में मुझे ये चीज थोड़ी परेशान करेगी, तो आप उसके बारे में मुझे जरूर बोलिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज में मैं हर बच्चे को उसके बारे में समझा सकूं। ओके बच्चा, चलिए फिर जल्दी मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलिटेक्निक